Hello guys, so I will be discussing a chapter called ratio analysis today. I have selected a sum. The sum is not that lengthy, but it will help us to cover some major concepts. Alright, so this is the sum I have selected. We'll just go through the balance sheet and profit and loss account first. जो प्रॉब्लम में दिया है वो पहले देख लेते हैं. So the balance sheet is of JKL Limited. And these financial statements are for 2 years. So basically comparative data है 2020 and 2021 का दो सालों का डेटा दिया है एंड इन लाख रुपीज़ दिया है. ऑलराइट, सो इन लाख रुपीज़ दिया है, उसका तो हमें कैलकुलेशन वाइज एज सच फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट तो भी जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. तो देखते हैं बैलेंस शीट. देखो उनका किस तरीके से दिया है. सोर्स ऑफ फाइनेंसेस में शेयर होल्डर्स फंड्स हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 1472 to 2377. सेम में उनका लोन्स भी बढ़ गया है. ठीक है, और कोई तो एज सच लाइबिलिटीज़ में उन्होंने दिया नहीं है. एंड देन ये सब पैसा उन्होंने कहाँ अप्लाई किया है. एप्लीकेशन लिस्ट दी हुई है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. फिक्स्ड एसेट, कैश एंड बैंक एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. करंट एसेट्स नेट ऑफ करंट लाइबिलिटीज़ किया हुआ है. ठीक है, सो बैलेंस शीट आई डोंट थिंक इतनी कॉम्प्लिकेटेड है इसमें. सो सच कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डेटा दिया हुआ नहीं है बैलेंस शीट में. सो विल जस्ट गो थ्रू द इनकम स्टेटमेंट. प्रॉफिट एंड लॉस में देखते हैं क्या है. ओके, सो हम लोग अभी इसको कैसा देखते हैं. जनरली प्रॉफिट एंड लॉस में हमें बहुत कुछ चीज़ें पता चल जाती है कंपनी की. सो प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब से 1382 से लेके 2021 में बन गया 22,165 बढ़ गया है. ठीक है, प्रोपोर्शनेटली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बढ़ गया. 12,554 का हो गया 2,860. ऑलराइट, सो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. ग्रॉस प्रॉफिट से देखो गड़बड़ हो गया फर्म में कि 2020 में अराउंड 13,000 दैट इज 13,882 का सेल्स था. तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स दैट इज़ जीपी रेशियो अगर देखोगे तो काफ़ी ख़राब हो गया है जीपी. कि सेल्स जब सिर्फ 13,000 समथिंग लैक्स था एंड अब 2021 में सेल्स 22,165 तक गया है एंड ग्रॉस प्रॉफिट हैज़ फॉलन डाउन. ग्रॉस प्रॉफिट प्रोपोर्शनेटली बढ़ा नहीं है. तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा नहीं है तो शायद अब आगे जाके गड़बड़ होगी फर्म को, जैसे आगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड वगैरह हो गए. सो नेक्स्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया है. देखो सेलिंग जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. सो बढ़ा तो है बट इफ़ यू सी 752 अगेंस्ट 1338 एंड ये 2021 में क्या हो गया 1135 अगेंस्ट 1305. सो ये तो बहुत ज़्यादा प्रोपोर्शनेटली नहीं, कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है. सो उनका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब ऑपरेटिंग लेवरेज ख़राब हो गया है फर्म का. ओके, लेवरेज आई एम अज्यूमिंग तुम्हें पता है क्या होता है. एनीवेज, सो बेसिकली फर्स्ट ड्रॉबैक मुझे कंपनी का पता चला है कि ग्रॉस प्रॉफिट तो गिरा ही है एंड एट द सेम टाइम इनके ओवरहेड्स दैट इज सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कुछ ज़्यादा ही बढ़ गए. सो इसके बाद हमें मिल जाएगा EBIT. ठीक है, देखो ऊपर गड़बड़ हो गई. EBIT देखो इवन दो सेल्स हैव इंक्रीज्ड हुआ है ना, 1382 से लेकर 22,165 हो गया है, फिर भी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स देखो पहले साल सेल्स कम था. तो अगेन प्रोपोर्शनेटली सब गड़बड़ हो रहा है कि 2020 में मेरा EBIT इतना ज़्यादा था एंड 21 में माई EBIT जस्ट 170. सो अब इसमें गड़बड़ क्या होगी. EBIT का तो मतलब पता होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. अब कुछ तो फर्म के डेट्स वगैरह हो सकते हैं ना, जैसे कि बैलेंस शीट में हमने देखा था. देखो इनका लोन लिया हुआ है इन्होंने 2020 में 3083 का लोन था एंड अभी 3570 का लोन है. सो बेसिकली ये लोन पे इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ा होगा या करते होंगे. तो बेसिकली क्या हो गया यहाँ पे EBIT मेरा कम होने की वजह से अब 2021 की EBIT पे इस इंटरेस्ट का बहुत ज़्यादा बर्डन आ रहा है, जो कि पिछले साल का डेटा अगर देखोगे तो 586 के अगेंस्ट 105 ठीक है मैनेजेबल है, पर 170 में से 113 पूरा का पूरा अगर तुम्हारे इंटरेस्ट एक्सपेंस में ही जा रहा है तो गड़बड़ होने वाली है. क्योंकि अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना पे हो रहा है तो तुम्हारा टैक्स के पहले का अर्निंग बिफोर टैक्स बहुत ही नीचे आ जाएगा. क्योंकि अभी अर्निंग बिफोर टैक्स के बाद तुम्हें टैक्सेस भी पे करने हैं, उसको तो तुम मना नहीं कर सकते. सो बेसिकली बिकॉज तुम्हारा EBIT बहुत ख़राब हो गया है
तो वहाँ से देखो डायरेक्टली इट विल अफेक्ट योर अर्निंग्स आफ्टर टैक्स, कि टैक्स के बाद जो बचा वो तुम्हारा काफ़ी अफेक्ट होने वाला है। बिकॉज कहाँ से गड़बड़ चालू हो गई, राइट फ्रॉम योर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। देखो यहाँ से पूरी गड़बड़ चालू हो गई एंड एंड में तुम्हें उसका अफेक्ट हो गया अर्निंग आफ्टर टैक्सेस पे। सो अगर पीएनएल के हिसाब से देखो तो ये डेटा काफ़ी है कि समझने के लिए कि कंपनी बेसिकली ख़राब पोजीशन में आ रही है अभी। सो अब उन्होंने जो रेशियो पूछे हैं वो एक बार देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, फाइनेंशियल लेवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड एवरेज कलेक्शन पीरियड। सो हम स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं कि जैसे मुझे अगर इन्वेंट्री टर्नओवर के बारे में सोचना है, सो इन्वेंट्री दैट इज़ स्टॉक से रिलेटेड है, मतलब कुछ ना कुछ मुझे स्टॉक्स के साथ करना होगा। देखते हैं फाइनेंशियल लेवरेज, ओके दैट इज़ EBIT एंड EBT, इससे रिलेटेड है, वो भी हम देखेंगे। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ टोटल कितना रिटर्न आ रहा है तुम्हारे अर्निंग्स के ऊपर, या जितना मैंने इन्वेस्ट किया है तो अर्निंग का कितना प्रपोर्शन है, इन दैट वे। रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ मेरे पास जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनका मुझे अर्निंग निकालना है, उनको कितना हम इक्विटी, जितना अपने पास कैपिटल है कितना हम रिटर्न दे पा रहे हैं इन परसेंटेज वाइज, उसके बारे में बात करना है। एवरेज का एंड देन लास्ट इज़ एवरेज कलेक्शन पीरियड। कलेक्शन पीरियड इज मुझे पैसा लेना है, तो कलेक्शन पीरियड मतलब किससे कलेक्ट करूँगा, इससे बैलेंस शीट में डेटर्स से, ठीक है। सो बेसिकली ये कुछ डेटा मेरे पास है और अंदाज़ा लग गया है कि क्या क्या मुझे यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम अपने पास जो डेटा दिया हुआ है उस हिसाब से एक एक रेशियो को कैलकुलेट करने की कोशिश करते। तो सबसे पहला रेशियो उन्होंने पूछा है तो उस हिसाब से ही जाते। आई नीड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर है, टर्नओवर इज ऑलवेज इन टाइम्स, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, जितना ज़्यादा हो एज इन इन्वेंट्री स्टॉक टर्नओवर, कितने जल्दी तुम्हारा स्टॉक रिलीज़ हो रहा है, ये हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि कुछ प्रोड्यूस हो गया है तो कुछ बचा हुआ है, ये जो सब डेटा होता है तो कितने जल्दी वो स्टॉक मेरा रिलीज़ हो जाता है मेरे फैक्ट्री में से। ओके, सो दिस इज़ माई फर्स्ट रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर। अब सिंस द डेटा इज़ गिवन फॉर 2020 एंड 2021, 2 साल का डेटा दिया हुआ है ना, तो कुछ तो मतलब होगा। So to calculate the inventory turnover ratio, first thing that I need is मेरा एवरेज स्टॉक कितना है। अगर मैं 2 साल का डेटा कंसीडर करता हूँ तो मेरा एवरेज स्टॉक कितना है, सो दैट इज़ माई एवरेज इन्वेंट्री। तो एवरेज इन्वेंट्री में कैसे निकालूंगा, जस्ट सी तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक कितना था, दैट इज़ फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर और लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर, एंड अभी क्लोजिंग स्टॉक कितना है, ठीक है। दोनों हो गए, एवरेज करना है, दोनों को ऐड कर दो एंड देन डिवाइड बाय 2। सो बेसिकली एज पर माय डेटा माय एवरेज इन्वेंट्री वुड बी 2407 प्लस 2867, ठीक है, प्लस 2867 एंड उसको एवरेज करना है, सो डिवाइड बाय 2। सो आई जस्ट डू इट ऑन द कैलकुलेटर, 2407 प्लस 2867, that is this divide by 2, by 274, okay, so it comes to 2637। ये हो गया मेरा एवरेज इन्वेंट्री। अब हमें करना क्या है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकालना है ना। मुझे एवरेज इन्वेंट्री तो मिल गई, अब नेक्स्ट चीज़ पे जाते हैं हम, अपना इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो पूछा है वो। ओके, सो हम कहाँ पे थे, इन्वेंट्री टर्नओवर ना, ठीक है। अब जब मैं इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करता हूँ तो जैसे मैंने कहा था, इन्वेंट्री टर्नओवर का बेसिक मतलब होता है कि कितने जल्दी मेरा स्टॉक रिलीज़ हो जाता है या कितने जल्दी मेरा स्टॉक यूज़ हो जाता है। स्टॉक मतलब मटेरियल लाना, उस पर काम होना, एक फाइनल प्रोडक्ट बनना, वो बाहर निकलना, तो कितने जल्दी मेरा स्टॉक का मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज़ नोन एज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ओके, सो अब इन्वेंट्री टर्नओवर के लिए हमें सबसे पहले लगता है वो एवरेज इन्वेंट्री, वो हमने निकाल दिया। अब
इन्वेंट्री टर्नओवर का जो, अगर मैं टर्नओवर की बात करूँ, रेशियो इज दैट इज कुछ तो नंबर ऑफ टाइम्स में आएगा, वो टर्नओवर है, तो टर्नओवर इज ऑलवेज इन टाइम्स। सो इन्वेंट्री टर्नओवर की जब मैं बात करता हूँ, तो अगर मटेरियल की बात है तो प्रोडक्शन की बात है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बनाने का खर्चा, टोटल मटेरियल कितना बना, एंड ये किसके कितना टाइम्स है, दैट इज निकालना इज इन्वेंट्री टर्नओवर। अब अगर मुझे इन्वेंट्री टर्नओवर करना है तो डेटा 2 साल का दिया हुआ है, चलो एवरेज हम निकाल चुके हैं, एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री वॉट एवर इट इज़। सो हमारा COGS, पर अब मुझे रेशियो एनालिसिस कौन सा करना है, फॉर द ईयर, फॉर द ईयर इज करंट ईयर। सो करंट ईयर का COGS ढूंढ लो, दैट इज 2860। तो चलो 2860 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक हमने ऊपर निकाला हुआ है 2637, so that comes to 2860 divided by 2637. Okay, so it is 7.91 but what times. तो ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं कि युवा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कंपनीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 7.91 टाइम्स ऑफ एवरेज स्टॉक, या इस तरीके से एवरेज स्टॉक को 7.91 टाइम्स करेंगे तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। सो जितना कॉस्ट, ये मेरा इन्वेंट्री टर्नओवर इज नंबर इज ज़्यादा, उतना टर्नओवर रेशियो इज कंसिडर्ड टू बी गुड। सो हाई टर्नओवर मीन्स बहुत फटाफट स्टॉक मेरा यूटिलाइज हो रहा है या उसके ऊपर बहुत जल्दी वो रिलीज़ किया जा रहा है फैक्ट्री में से। सो ये है इन्वेंट्री टर्नओवर। नेक्स्ट हमें पूछा गया है फाइनेंशियल लेवरेज। ये एक अच्छी कॉन्सेप्ट है। अब देखना, फाइनेंशियल लेवरेज, लिवर का तो मतलब समझते हो ना, एक चीज़ ऐसे अगर मैं पुल करूँ तो ये चीज़ ऊपर आती है, ये खींचूँ तो ये चीज़ ऊपर आती है, जो लिवर लेवरेज जो है। अब फाइनेंशियल लेवरेज की जब मैं बात करता हूँ तब उसका एक मतलब समझ लेना, फाइनेंशियल लेवरेज इज़ द रिलेशन बिटवीन योर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड अर्निंग बिफोर टैक्स। ऑलराइट, अब ये होता क्या है बताता हूँ। जैसे हमने प्रीवियस सेगमेंट में देखा था कि इनका सेल्स भले बढ़ गया है 13,000 लाख, 1382 लैक्स है, तो ये खाली याद रखना, कुछ मैटर नहीं कर रहा है कैलकुलेशन में, बट जस्ट सो 13,882 से ये 22,165 हो गया था, फिर भी इनका ग्रॉस प्रॉफिट उतर गया था। देखो पिछले साल भले सेल्स इतना कम था तो भी 1338 का GP था इन लोग का, पर अभी 1305 का GP है। एंड देन और एक प्रॉब्लम हो गया था कि इनका ओवरहेड्स, सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो भी दिए हुए, ये काफ़ी ज़्यादा ही एक्सपोनेंशियल रेट में बढ़ गए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए। सो उसके वजह से उनको गड़बड़ कहाँ हुई, EBIT पे। यहाँ तक तो फंडा ठीक है, पिछले साल का EBIT 586 एंड अभी का 170। अब हमारे पास देखो कुछ फिक्स्ड एसेट्स है, फिलहाल हम इसी साल का करंट ईयर का हम फोकस करेंगे। मेरे पास 3,466 लैक्स के फिक्स्ड एसेट्स है। अब ऐसा समझ लो, ये एसेट्स खरीदने के लिए मैंने कुछ लोन उठाया था, है ना, इधर लोन भी दिए हुए हैं, समझो ये फिक्स्ड एसेट्स के लिए कुछ लोन भी मैंने उठाया हुआ है। अब लोन पे मुझे क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट, बराबर। इंटरेस्ट तो पिछले साल भी पे किया था, इस साल भी पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट तो भरना ही है। इवन इफ यू आर मेकिंग लॉसेस, लोन को कोई माफ़ी नहीं है, इंटरेस्ट तो पे करना ही है। पर क्या गड़बड़ हुई, बिकॉज माई EBIT इज़ वेरी लेस कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, सो द इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो है 113, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस आर बर्डनिंग माई EBIT। ओके, सो मेजर पोर्शन ऑफ EBIT हैज़ बीन यूटिलाइज टू पे इंटरेस्ट, जिसको मैं कुछ कर नहीं सकता, वो इंटरेस्ट तो पे ही करना पड़ेगा। उसके वजह से मेरा अर्निंग बिफोर टैक्स देखो, पिछले साल कहाँ 481 पे था, अभी 57 पे आ गया। सो ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस भरना पड़ा, ये मुझे इस साल बर्डन क्यों लग रहा है, बिकॉज माई EBIT हैज़ डिक्लाइंड कंसिडरेबिलिटी, उनका ऑपरेटिंग लेवरेज बहुत ख़राब हुआ है। सो बेसिकली इस वजह से क्या हो रहा है, EBIT डायरेक्टली मेरा उतर गया। तो अब ये जो EBIT एंड EBT का रिलेशन है, दैट इज़ माय फाइनेंशियल लेवरेज। तो इसको इस तरीके से देखते हैं अपने कैलकुलेशन पर्पज से। EBIT वाज 170 एंड EBT, उसके वजह से EBT था 57।
So this will be 170 है ना, divided by 57. Oh, it comes around 2.98 times. या हम ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि EBIT was 3 times the EBT. मतलब समझे ना, 57 को कुछ 2.98 टाइम्स मतलब 3 टाइम्स के आसपास अगर मैं करूँ तो मेरा EBIT है. इतना ज़्यादा है EBT का, इतना टाइम से EBIT तो भी नहीं चल रहा है. वाई? बिकॉज इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है अनकंट्रोल्ड, मेरे हाथ में नहीं है. ऊपर की चीज़ें मैं शायद कंट्रोल कर सकता था. अगर मैंने ऊपर कुछ कंट्रोल किया होता तो मेरा शायद EBIT और ज़्यादा आता एंड पिछले साल जैसा EBT मेरा ठीक ठाक चलता. सो बेसिकली इस साल का मेरा फाइनेंशियल लेवरेज है 2.98 टाइम्स. ओके, अब ये कंपनी सही परफॉर्म कर रही है कि नहीं, अगर ये मुझे जानना होगा, करना नहीं है हमें, पर अगर तुमको ये ट्राई करना होगा कि कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं है, अगर देखना होगा तो क्या करना, सिर्फ पिछले साल का EBIT एंड उसका EBIT, बराबर, EBIT एंड EBT, इनका एक बार रेशियो निकाल देना जैसे हमने यहाँ पे निकाला है. वो तुम खुद से कैलकुलेट कर सकते हो. ये कुछ 1 पॉइंट कुछ टाइम्स आएगा, देखो ना 481 और ऊपर 586 है. सो 1 पॉइंट कुछ तो आएगा एंड इस साल 2.98 टाइम्स है. सो एनीवेज इट इज़ क्लियरली विजिबल दैट गड़बड़ कहाँ हो गई है कि तुम्हारा इंटरेस्ट एक्सपेंस इतना बढ़ गया है कि EBT पे प्रेशर आ गया. इस तरीके का वो फाइनेंशियल लेवरेज का फंडा है. ओके, तो अपने 2 रेशियोज हो गए. आई होप फाइनेंशियल लेवरेज का तुम्हें समझा होगा. ऑलराइट, अपने नेक्स्ट सेगमेंट में वी विल गो ऑन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. ये दोनों हम एक साथ करेंगे. ऑलराइट, आई डू इट इन अ पार्ट. सो अब अपने ये सेक्शन में हम करेंगे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑन इक्विटी. इन दोनों को हम एक साथ कर देते हैं. ठीक है, इसको मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें. अब जब मैं देखता हूँ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, अब देखो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 2 तरीके से निकाल सकते हैं. या तो तुम अर्निंग कंसिडर करो आफ्टर टैक्स वाली, कि टैक्स के बाद तुम्हारी अर्निंग कितनी है वो कंसिडर करो, या फिर टैक्स के पहले वाली. बट इट्स अ जनरल कॉमन प्रैक्टिस कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जब निकालना होता है तब मोस्टली इट इज़ कैलकुलेटेड प्री टैक्स, कि टैक्स भरने के पहले का अर्निंग्स तुम्हारा देखो. तो टैक्स भरने के पहले का अर्निंग्स मतलब इंटरेस्ट एंड टैक्स भरने के पहले का ना. टैक्स तो तभी भरोगे जब इंटरेस्ट पेमेंट होगी. सो प्री टैक्स मतलब तुम्हारे ये दोनों खर्चे होने के पहले का अर्निंग. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है. ओके, तो अब देखना, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख दूँ इक्विटी प्लस डेट. अब इक्विटी प्लस डेट मतलब देखो मेरे पास शेयर होल्डर्स फंड्स है, लोन फंड्स है. यहाँ से तो पैसा मैंने खड़ा किया था ना, ये सब दिख रहा है, यहाँ पे तो मैंने पैसा ये सब खड़ा किया हुआ है. अब ये पैसा ये हो गया मेरा. जब मैंने इतना पैसा उठाया या इतने सोर्सेज से मैंने पैसा लिया बिजनेस करने के लिए, तब मेरी अर्निंग्स कितनी थी, 170. तो तुम्हारा जो अर्निंग्स है वो तुम्हारे टोटल इन्वेस्टमेंट का, दैट इज़ टोटल तुम्हारा जो कैपिटल स्ट्रक्चर है इक्विटी एंड डेट वाला जो है, तो तुम्हारा EBIT यहाँ पे जो मैंने हाईलाइट किया है ये क्या परसेंट ऑफ इक्विटी एंड डेट है. इस तरीके से ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होता है. समझा फंडा? और एक बार बोलता हूँ कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड डेट इज EBIT इज कॉल्ड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. ऑलराइट, बट एक चीज़ नोटिस करना, हमें क्या करना है, EBIT का तो फंडा कि समझ गए, चलो कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इक्विटी एंड डेट इज़ योर EBIT. तो ये तो हम ठीक है, EBIT अपने पास 170 दिया हुआ है, पर जैसे मैंने कहा हमें डेटा 2 साल का दिया हुआ है. सी इफ़ यू कैन नोटिस, इक्विटी एंड लोन फंड से तुम्हारे डेट हो गई, तो ये तुम्हारे दोनों साल के दिए हुए. तो अब ऐसे 2 साल का डेटा दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, टू बी ऑन अ सेफर साइड, जैसे इन्वेंट्री में किया था, हम एवरेज इक्विटी एंड एवरेज डेट निकाल के रखते हैं. तो ये जो मैंने इक्विटी और डेट वहाँ लिखा हुआ है, सो विल जस्ट मेक इट एवरेज ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेट.
सो एवरेज इज पता है कैसे करना है. सो आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग इट डायरेक्टली ऑन माई कैलकुलेटर एंड राइटिंग. ठीक है, तो वहाँ पे टाइप कर देता हूँ. एवरेज इन्वेंट्रीज व्हाट आई एम डूइंग इज पिछले साल का दैट इज़ 1472 प्लस इस साल का 2377 दैट इज़ 3849. पर मुझे क्या करना है एवरेज. सो आई जस्ट डिवाइड इट. सो माई एवरेज कम्स टू 1924.5. ठीक है, सो मैं कैलकुलेटर पे डायरेक्ट किया हूँ. सेम वे अगर मैं इक्विटी का ये कर रहा हूँ तो डेट का भी तो एवरेज कर दो. तो एवरेज डेट अगेन कितना था. ओपनिंग डेट इज देखो फर्स्ट प्रीवियस ईयर में 3083 दैट इज 3083 प्लस 3570 सेम जैसे इक्विटी का मैंने किया वैसे. सो 3570 इट कम्स टू 6653 एंड जस्ट एवरेज इट आउट इट कम्स टू 3326.5. ऑलराइट 3326.5 कोई बात नहीं. अब ये दोनों चीज़ें मिलने के बाद EBIT तो मेरे पास है ही. तो ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा था इसको हम इसमें डाल देते हैं. सो EBIT दैट इज EBIT इज 170 डिवाइड बाय एवरेज इक्विटी प्लस एवरेज डेट दैट इज 1924.5 प्लस ये कितना है 3326.5. इट कम्स टू 5251 एंड एज आई सेड इट इज़ इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. सो जो भी आंसर आएगा उसको बस फाइनली मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. दैट इज़ 170 डिवाइड बाय 5251 कम्स टू 0 पॉइंट समथिंग इंटू 100. सो ये आंसर कम्स टू 3.237. तो उसको मैं राउंड ऑफ कर देता हूँ. इट इज़ 3.24%. चलो, तो आ गया मेरा ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. अब जाते हैं हम रिटर्न ऑन इक्विटी पे. अब जैसे मैंने कहा कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है वो हम प्री टैक्स कंसिडर करते हैं, राइट. तो रिटर्न ऑन इक्विटी में इट इज़ मोस्टली कंसिडर्ड पोस्ट टैक्स. दोनों सही है, पर रिटर्न ऑन इक्विटी जब मैं निकालता हूँ तब पोस्ट टैक्स प्रॉफिट्स कंसिडर किए जाते हैं. ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है कि पोस्ट टैक्स ही होना चाहिए, पर इट्स कॉमनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस. सो आई एम डूइंग दैट. अब रिटर्न ऑन इक्विटी है ना. अब अगेन जब मुझे रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करना है तो जब मैं रिटर्न ऑन इक्विटी कैलकुलेट करता हूँ तब इक्विटी के एंगल से मैं क्या सोचूंगा कि इक्विटी का कितना टाइम्स कुछ तो है, बराबर. कि इक्विटी 2 रुपया है, ऊपर 6 रुपया है, तो कितने टाइम्स हो गया वो, ऐसे टाइप का रिटर्न ऑन इक्विटी. ठीक है, तो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट करता हूँ और मैंने क्या कहा पोस्ट टैक्स दैट इज टैक्स भरने के बाद अर्निंग आफ्टर टैक्स, किस पे रिटर्न चाहिए, इक्विटी पे. समझे. अगर मुझे इक्विटी का कुछ टाइम्स मेरा अर्निंग आफ्टर टैक्स पता चल गया तो मुझे पता चल जाएगा कि इतने इक्विटी के अगेंस्ट मुझे कितना प्रॉफिट है. ऑलराइट. सो अर्निंग आफ्टर टैक्स के हिसाब से. चलो, अब कौन से साल का डेटा पूछा है, इसी साल का डेटा पूछा है ना. तो अर्निंग आफ्टर टैक्स के हिसाब से देखो दोनों साल का डेटा कंसीडर करना है, इस साल का डेटा कंसीडर करना है. तो अगर मैं इस तरीके से कैलकुलेट कर रहा हूँ तो पहले तो EAT अर्निंग्स तो हर साल चेंज होंगे, इसमें दोनों का एवरेज मत करना. EAT का इस साल का डेटा हमें कैलकुलेट करना है. तो इस साल का डेटा है मेरा 34. इक्विटी तो मेरा वही जैसा एवरेज पिछले साल किया था, बिकॉज टोटल एंटायर रिटर्न ऑन इक्विटी निकालना है ना. बट इन रिलेशन टू व्हाट और रिलेशन टू विच ईयर्स अर्निंग, तो ऑब्वियसली ये 2021 वाला, तो मैंने वो 34 लिख दिया. एंड हमने एवरेज इन्वेंट्री ऊपर निकाला, देखो इन्वेंट्री नहीं सॉरी एवरेज इक्विटी. सो दैट इज़ 1924.5. ओके, सो दैट कम्स टू 34 डिवाइड बाय 1924.5. So it comes to 0.017. ओके. एंड अगेन अब क्या है, मैंने फिर से जैसे बोला परसेंटेज वाइज. सो जो भी आंसर आया मेरा उसको आई जस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू. सो इट कम्स टू 1.766 एंड सो ऑन. सो वी विल जस्ट से 1.77%. सो रिटर्न ऑन इक्विटी मेरा कितना है 1.77%. ओके.
अब ये इतना कम क्यों हुआ है या ये कितना कम हुआ है, ये अगर आपको नोटिस करना होगा तो सेम वे यू कैन डू इट विद 289 ऑल्सो. सो इसका एंड एवरेज इक्विटी का या 289 का एंड उस साल का इक्विटी या उस साल का एंड उस साल के पहले का इक्विटी, ऐसा अगर कैलकुलेट करोगे तो तुम्हें उस साल का भी डेटा मिल जाएगा एंड यू विल कम टू नो कि इक्विटी पे कंपनी पोस्ट टैक्स कितना रिटर्न दे पाती है. तो हमने फिलहाल 2021 का निकाला है क्योंकि क्वेश्चन सेज कैलकुलेट फॉर द ईयर, तो इसलिए मैंने वो ईएटी को एवरेज आउट नहीं किया. ओके, अब बचा एवरेज कलेक्शन पीरियड. कलेक्शन का नाम आते ही समझ जाना ये किसके बारे में बात हो रही है, डेटर्स के बारे में. अगेन 2 साल का डेटा है. एवरेज कलेक्शन पीरियड के लिए मुझे 2 चीज़ें लगती है. एक तो मुझे एवरेज डेटर्स लगते हैं एंड एक मुझे लगता है डेटर्स टर्नओवर रेशियो. ठीक है, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एवरेज डेटर्स. 2 साल का डेटा दिया हुआ है ना, तो एवरेज डेटर्स इज अगेन, ऊपर चले जाओ, मेरे डेटर्स ढूंढते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं 1168 है ना, इधर 1168 एंड 1495. तो यहाँ पे पहले लिख लेते हैं 1168 एंड 1495 प्लस 1495 एंड मुझे करना क्या है, एवरेज करना है. ठीक है, डिवाइड बाय 2. सो इफ आई एडेड 1168, this calculator is plus 1495. Alright, it comes to around 1331.5. राउंड ऑफ किया तो भी चलेगा, नहीं किया तो भी चलेगा. देन अब एवरेज डेटर्स मिल गए मुझे. अब क्या करना है, मुझे क्या चाहिए, डेटर्स टर्नओवर रेशियो चाहिए. ओके, अब देखो, जब मैंने स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला तब स्टॉक टर्नओवर रेशियो के लिए मैंने पहले एवरेज डेटर्स निकाले एंड स्टॉक टर्नओवर है तो किससे कंसीडर, किससे उसका रिलेशन है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मटेरियल बराबर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. पर अगर जब मैं डेटर्स के बारे में बात करता हूँ तो एवरेज डेटर्स अगर मिल गए एंड मुझे अब चाहिए डेटर्स टर्नओवर. डेटर्स किससे रिलेटेड है, बेचा रहेगा ना कुछ तुमने, सेल्स, बट नॉट ऑल द सेल्स. विच सेल्स, क्रेडिट सेल्स बराबर. एवरेज डेटर्स जो हमने ऊपर निकाले हैं, सो इस तरीके से मुझे मिल जाएंगे मेरे डेटर्स टर्नओवर. पर यहाँ पे सेल्स के बारे में कुछ कहा नहीं गया है कि कैश कितना है और ये कितना है, तो हम कंसिडर करते हैं कि ऑल द सेल्स आर क्रेडिट सेल्स, ये अज्यूम किया है मैंने. तो 22,165 एंड मेरे एवरेज डेटर्स है कितने आए थे, 1331.5. एक बार लिख लेते, 22,165 डिवाइड बाय 1331.5. 1331.5. So my debtors turnover ratio is around 16.64 बराबर. और 16.6466 है, सो आई विल जस्ट राइट 16.65. ओके, अगेन टर्नओवर है तो टाइम्स. तो टर्नओवर मिल गया. स्टॉक टर्नओवर में क्या था, कितने जल्दी स्टॉक रिलीज होता है. ऑलराइट, तो डेटर्स टर्नओवर में कोई रिलीज नहीं होगा, डेटर्स है ना अपने, तो डेटर्स टर्नओवर में क्या हो जाएगा, कितने जल्दी वो तुम्हें पैसा मिलना है या कितने जल्दी वो डेटर्स तुम्हारे ख़त्म हो जाते हैं. इस तरह डेटर्स इज आना बाकी है, मिल गया तो ख़त्म. टर्न आउट, टर्नओवर, कितने जल्दी डेटर्स टर्नओवर हो जाते हैं. पर हमें कलेक्शन पीरियड पूछा है. टर्नओवर टाइम्स तो पता चल गया 16.65 टाइम्स है. अब बेसिकली इसका मतलब क्या है, उसने कलेक्शन पीरियड पूछा है, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड. ठीक है, चलो एवरेज कलेक्शन पीरियड इज कितने दिनों में तुम्हें ऑन एन एवरेज एक डेटर पैसा दे देता है, कलेक्शन कितने जल्दी तुम्हारा कलेक्शन हो जाता है. तो चलो एक साल का डेटा होगा ना, 365 कंसीडर करते हैं. 365 डिवाइड बाय, हमें कुछ तो नंबर ऑफ टाइम्स कुछ मिला है ना, डेटर्स टर्नओवर रेशियो मिला हुआ है. तो बस जब मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड पूछा जाता है तब पूरा साल 365 कंसीडर कर दो,
डिवाइड बाय, समटाइम्स 366 कंसीडर होता है, समटाइम्स कुछ कंपनीज फॉलो करते हैं 360 डेज का ईयर, सो इट डिपेंड्स। कुछ बोला नहीं है अपने केस में तो मैंने 365 कंसीडर किया, तो 16.65। ऑलराइट, सो बेसिकली 365 डिवाइड बाय 16.65। ओह, तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आ रहा है 21.92। फ्रैक्शन में दिन नहीं होता ना, तो बेसिकली 22 दिन लगते हैं एक डेटर को कॉल करने के बाद। एवरेज कलेक्शन पीरियड मतलब एक डेटर मुझे अंदाजे 22 दिनों में मेरा पैसा मुझे दे देता है, तो ये है मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ओके, सो बेसिकली ये 5 रेशियोज पूछे थे, इसमें इतना कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम था नहीं। The important thing in this chapter was this financial leverage, whatever I explained about that. And if you want to see the performance of the company, what you have to do, remember that this year's financial leverage is, if it is 2.98 times, and if you want to find out the performance of the company, just use the same formula and calculate previous year's financial leverage. If that answer comes less than this, that means this company was initially performing in a better way and now the performance has worsened. Okay, so ये एक important था। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड, बिकॉज 2 साल का डेटा था तो मैंने एवरेज आउट किया। ऑलराइट, रिटर्न ऑन इक्विटी कंसिडर पोस्ट टैक्स, नॉट अ कंपल्शन, बट बहुत कंपनीज ये पोस्ट टैक्स ही कैलकुलेट करते हैं। एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मोस्टली इट इज़ कैलकुलेटेड प्री टैक्स। ओके, आई होप ये समझा होगा आपको। So I will just put this document in the comment section also, or my description. Okay, not the comment section, sorry, मेरे description में I will put a link of this document if you need to download it. Alright, enjoy. I hope you understood it. Thank you so much.